अगर हम किसी तरीके से पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग दिस वर्म होल, मतलब इसके दो एंड्स होंगे, अगर मैं यहां से निकला तो मैं फ्यूचर में 10 साल आगे चला जाऊंगा, स्पेस के भी पॉइंट में आगे चला गया और टाइम के भी पॉइंट में आगे चला गया, क्योंकि स्पेस और टाइम अलग अलग चीज नहीं होती। हाँ, वर्म होल में दिक्कत क्या होती है, वर्म होल ना बट उसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रीमली लार्ज होता है, वो बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है, मान लो मैं टाइम ट्रैवलर हूं, मैं उसके बीच में घुसना चाह रहा हूं, लेकिन जब तक मैं घुसूंगा ना वो बंद हो जाएगा। बिग बैंग से पहले क्या था ये नहीं जान पाएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन बिग बैंग के समय पे क्या हुआ था वो जान जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी और क्वांटम इफेक्ट्स एक साथ थे, तो वो पता लग जाएगा। वो डोट जो कहते हैं ना सबकी कुछ था वो बर्स्ट हो गया, वो कुछ क्या था शायद वो पता लग जाएगा। उसके बाद उसमें से रेडिएशंस निकल जाती हैं, और ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं ना ये बड़ी हार्मफुल होती हैं। तो हमारे लगभग अगर हम क्वांटम वर्म होल भी बनाते हैं तो पूरा पूरा शहर उड़ सकता है, कि बर्ड्स की आईज के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से पता लगा लेता है कि उस डायरेक्शन में जाना। हाँ, वैसे बताओ, मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, पर मतलब डेट वेट पे जाते हो? नहीं भाई अभी तो नहीं। सोच के वो देखो सब यार, अगर वीडियोस आप डेट पे देखना, भी। उसमें उसमें एक वीना को इंट्रोड्यूस कर रखा है मैंने, अच्छा, वही है जो भी है। मतलब वो आपने मतलब एक इमेजिनरी लड़की ले रखी है ताकि अपने वीडियो समझा पाओ बच्चे से। अच्छा, वैसे यार अगर आप जाओगे भी ना डेट पे, तो यार सोच के देखो कितनी अतरंगी तरीके से आप बात कर सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप मेरे बीच को में ले लगता है आओ। सामने वाला शायद बोर ना हो जाए, मैं तो फिजिक्स की ही बात करता अरे रहूंगा। जैसे आई एम सोच के सो देखो, मच इनटू दैट आई थिंक। जैसे वीना को ले लो। वीना, मैं तुम्हारा नेचर नहीं समझ पा रहा हूँ यार, क्या तुम इलेक्ट्रॉन हो? यार कितना कमाल है यार, मतलब कैसे बोल सकते हो अगर वो मैंने पूछ बहुत ले। सारी पिकअप लाइंस कर रखे हैं वैसे रेडी। हाँ, है। हम्म अरे वाह। मतलब अभी तो आओ, नहीं बताऊंगा। आओ हमेशा दो क्वांटम पार्टिकल की तरह एंटेंगल्ड हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर लड़की ये बोले, राजन सच सच बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो आप बोल सकते हो मेरा जवाब अभी सुपरपोजिशन स्टेट में है। ये हम्म, मतलब पिकअप लाइन आपकी कमाल की बन सकती है क्वांटम मैकेनिक्स बहुत में। सारी। मैंने एक चीज नोटिस करी, आप ना डोरेमोन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हो, लाइक आपको डोरेमोन के गैजेट्स बहुत पसंद आते हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि जो डोरेमोन के गैजेट्स हम बचपन में देखते थे, जिनको हम समझते थे कि ठीक है तो गैजेट्स हैं, ये तो इमेजिनरी है, ऐसे फिक्शन है, क्या सच्ची में लॉज ऑफ फिजिक्स अलाउ करते हैं कुछ गैजेट्स को मेरे डोरेमोन के? ख्याल से उसमें मैक्सिमम गैजेट्स को अलाउ करते हैं। मैं तो वो वाले गैजेट्स ढूंढता हूँ जो बिल्कुल ऐसे सोच के ही लगता है कि ये तो नहीं हो सकता, मैं तो उन्हें उठाता हूँ। जैसे 4 डायमेंशनल पॉकेट है, जैसे एनीवेयर डोर है, जैसे एक मैंने रिसेंटली बनाई थी एक डॉक्टर्स किट पे, कि एक ऐसी किट होगी जो कि एक बार तुम्हारे को पूरा मेजर कर लेगी या तुम्हारे बॉडी में कुछ नैनो रोबोट्स भेज देगी। जैसे वो नैनो रोबोट्स भेजेगी वो सारा एकदम 3D स्ट्रक्चर तुम्हारा देख लेगा बॉडी का। वो छोटे छोटे से रोबोट्स, बिल्कुल नैनो साइज, हाँ 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 नैनोमीटर के हाँ। रोबोट्स बॉडी में डाले और वो ऐसे देख लेंगे। उसके बाद वो खुद ही वो मशीन से पर्टिकुलर सारा उसने जैसे ही पूरा देख लिया तो वो खुद ही एक कुछ ऐसी मेडिसिन निकाल देगा, जो भी तुम्हारे को हो रखा है डिजीज या कुछ भी दिक्कत है वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकाल देगा। तो उस पे मैं थोड़ा बना रहा था, ये सोच के ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। कैंसर जैसी चीजें भी बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना कि कैंसर का क्योर ढूंढना हाँ हाँ और हाँ वो हाँ। कैंसर सेल्स को पता लगा लेना, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा मुश्किल सा था, बट मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, देखा हो सकते हैं चीजें। एनीवेयर डोर की बात कर रहे थे कि एक डोर को ओपन किया और कहीं बिल्कुल दूसरी जगह पे ही हम्म पहुंच गए, है ना। हम्म। तो वो भी हो सकता है, जैसे वर्म होल से मैंने उसको रिलेट करके बताया। अब फोर हाँ हाँ। डायमेंशनल पॉकेट है अभी के लिए, उसको हम थोड़ा हाइपोथेटिकल बोलेंगे क्योंकि अभी हमें हायर डायमेंशंस के बारे में नहीं पता। हम्म बट पहले सारी चीजें साइंस फिक्शन लगती हैं, उसके बाद ही पता लगता है कि भाई हो सकता है ये भी है। तो ऐसे है बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल। से काफी सारे ऐसे गैजेट्स हैं, बहुत सारे, जो कि आई वुड से कि जितने भी मैंने एपिसोड्स देखे हैं उसमें मुझे तो ऐसा एक दो को छोड़ के, जैसे 4D पॉकेट को ही मान लो या फिर वो टाइम मशीन को मान लो, फिलहाल के लिए तो उसे साइंस फिक्शन ही बोला जाएगा। हम्म। बाकी मैक्सिमम हो सकते हैं, वो पता नहीं क्या सोच के उस इंसान ने लिखा था वो डोरेमोन का शो, कितना मेरे को लग रहा है फ्यूचर से ही ना आया हो शायद वो भी। आपने टाइम मशीन की बात बोली कि टाइम मशीन साइंस फिक्शन है। मीचू काकू हैं, वो कहते हैं कि टाइम मशीन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मतलब मैथमेटिकली हमने जो भी उनका थ्योरेटिकली जो करना चाहिए वो कर लिया है, हम लोगों ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, और बस वो एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। सही कहते हैं वो, आपको लगता है? मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ टाइम मशीन के। आई हम्म एम आई थिंक मैं तो, अगर मैं अपने सर्कल में देखूं, मैं तो सबसे बड़ा बिलीवर हूं कि टाइम मशीन बनाई जा सकती है।
मैं तो काफी सारी वीडियोस बनाई उस पे, मैं तो पूरा एक रेसिपी बता सकता हूँ तुम्हें कि ऐसे 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 टाइम मशीन बनाई जा सकती है। और उसमें दिक्कत सबसे बड़ी आती है एनर्जी की। अभी हम टाइप 0 सिविलाइजेशन है, अभी हम उतनी एनर्जी नहीं ले सकते। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो एनर्जी की। एक बार हम अगर उस लेवल की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पूरे सन की एनर्जी, मतलब सन से टाइप जितनी भी वन मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकते हैं, टाइप वन बन जाए टाइप 1 तक, टाइप 1 से भी शायद आगे ही जाना पड़ेगा ज्यादा। टाइम मशीन ओके बनाने के लिए। हाँ, ओके बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो हम देखते हैं ना टाइम मशीन्स की, एक ऐसा रूम है या फिर कोई ऐसा, वो जैसे डोरेमोन के बताऊं, एक ड्रॉअर है उसके बीच में चलेगा, ऐसी नहीं होती है टाइम मशीन्स। टाइम मशीन्स थोड़ा वो क्वांटम मैकेनिकल होंगे, उसमें रिलेटिविटी दोनों इन्वॉल्व होगी। तो थ्योरी तो हमारे पास पूरी है, मैंने बताया जैसे कि हमारे पास पूरी रेसिपी, ऐसे 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 नंबर ऑफ स्टेप्स पता है कि पहले फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, वो टकराएंगे, ऐसा माना जाता है कि टकराने के बाद वहां से या तो ब्लैक होल्स बनेंगे या वॉर्म होल्स, मान लेते हैं वॉर्म होल्स बनेंगे। वॉर्म होल्स का ओके अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं, पूरे स्पेस में किसी भी दो पॉइंट को, कितने भी दूर हो, उनको जोड़ने वाला एक शॉर्टकट इज कॉल्ड वॉर्म होल। अगर वो हमने दो पार्टिकल को टकराया, अब उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। जैसे हमने टकराया, स्मॉल वॉर्म होल्स बन जाएंगे। अब हमारा काम बस इतना रह जाएगा कि उन छोटे वॉर्म होल्स को बड़ा करना। अब बड़ा करने के लिए हमें एक्सोटिक मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। एक्सोटिक मटेरियल साधारण भाषा में होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके पास एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज हो। जैसे ग्रेविटी क्या है, ये पेन है, ये नीचे गिरेगा ना, जैसे इसके ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, कि जैसे वॉर्म होल जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी बड़ी स्ट्रांग होती है उनके पास, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होते हैं, हमें उसको बंद नहीं होने देना। तो हमें कुछ बाहर से ऐसा मटेरियल उस पर ऐसा स्प्रे करना होगा या डालना होगा, बंद ना हो पाए भाई। फिर वो एक्सपैंड ही होता रहे, उसका थ्रोट है, उसका जो माउथ है ना, वैसे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। उसका साइज हमने बड़ा कर लिया, बन गया हमारे पास वॉर्म होल। और थ्योरेटिकली वॉर्म होल्स हमें टाइम ट्रैवल करा सकते हैं। ये सिर्फ स्पेस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं करते, ये टाइम के भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके थ्योरेटिकली आप पता चला है हमें। थ्योरेटिकली पता चला। ओके मतलब इसमें और तो भी काफी जाना है, बट हाँ अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी पे आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ना जैसे वर्म होल के बारे में बोला था कि वर्म होल को बनाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसको वो स्टेबल नहीं होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल रखने के लिए कुछ अलग एक एक्सोटिक मटेरियल चाहिए होगा, जो आपने बताया एंटी ग्रेविटेशनल, जिसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आपने ना एक वीडियो में ना नेगेटिव एनर्जी की बात की थी कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए या बनाने के लिए, ऐसा कुछ आपने कहा था। तो एक बार नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताओ यार। क्या होता है, जो मैं अभी एंटी ग्रेविटेशनल मटेरियल बोल रहा था, जिसको फिजिसिस्ट एक्सोटिक मटेरियल भी बोलते हैं, इसके पास जैसे एक तो हमने पढ़ी है ना पॉजिटिव डेंसिटी, ये जो मास है इसके पास डेंसिटी होगी, मास बाय वॉल्यूम हमने पढ़ा है ना डेंसिटी। एक नेगेटिव डेंसिटी का मतलब जस्ट इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी, अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन कर रहा होगा वो, ऐसा मटेरियल। और एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको बड़ा मुश्किल है ढूंढना हमारे आसपास। हमें ऐसे यूजुअली डेली लाइफ में या क्वांटम लेवल पे भी ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती, तो ये हमें बनानी होती है। एक ना शॉर्ट में बताता हूँ, कैजिमियर इफेक्ट होता है। कैजिमियर इफेक्ट कहता है कि नेगेटिव एनर्जी बनाई जा सकती है। हमारे जो ये आसपास स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस, उसमें से तुम सब कुछ निकाल दो, जितना मटेरियल प्रेजेंट है सब कुछ निकाल दो, तब भी हम उसे तो बोलेंगे एम्प्टी स्पेस। लेकिन एम्प्टी स्पेस जैसी चीज नहीं होती, उसके बीच में प्रेजेंट होंगे वर्चुअल पार्टिकल्स। मतलब सब कुछ निकाल दो, जितना भी तुम इसको एम्प्टी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फिर भी रह जाएंगे वर्चुअल पार्टिकल, जिनको हटाना तो मुश्किल है। वर्चुअल पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो अपीयर डिसअपीयर होते रहते हैं, कोई नेट एनर्जी नहीं होती उसके पास, बनेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बनेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा ऐसे होते हैं। तो कैजिमियर इफेक्ट कहता है, और अलग अलग वेवलेंथ के होंगे वो सारे के सारे। कैजिमियर इफेक्ट कहता है तुम दो प्लेट लो, उसको ना इतनी ज्यादा पास ले आओ, फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे लेके आ जाओ। अब इससे होगा क्या, नुकसान क्या हुआ माइक्रोमीटर या नैनोमीटर क्लोज लाने का? नुकसान ये हुआ कि जो वर्चुअल पार्टिकल थे जिनकी वेवलेंथ बड़ी थी माइक्रोमीटर से या नैनोमीटर से, वो तो इसके बीच में फिट ही नहीं हो पा रहे। हाँ बिल्कुल, है ना, इसके बीच में फिट नहीं हो पा रहे। बाहर तो वो है पार्टिकल्स, अंदर नहीं। इसका मतलब एक तो होता है पॉजिटिव एनर्जी, जो हमने पढ़ा 2 जूल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी यूनिट्स में। एक होता है जीरो एनर्जी की, कोई नेट एनर्जी है ही नहीं, जो एम्प्टी स्पेस में वर्चुअल पार्टिकल के पास कोई नेट एनर्जी तो होती नहीं। एक ये उससे भी खतरनाक स्टेट आ गई, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए, नेगेटिव एनर्जी बन गई। मतलब बाहर से इस पे फोर्स लगेगा, बाहर से फोर्स हाँ
हाँ अंदर नेगेटिव एनर्जी बन गई, ये जीरो जीरो एनर्जी स्टेट से भी नीचे चले गए हम, और ये प्लेट्स आपस में चिपक जाएंगी। तो ओके हमने बना मतलब देख तो लिया कि नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज होती है, चीजें अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, हमें ये नहीं पता कि उसको लार्ज अमाउंट में कैसे बनाते हैं। सबसे बड़ी अब दिक्कत अभी यही है। इसको वर्म होल से कैसे कनेक्ट करा आपने फिर? वर्म होल से कैसे कनेक्ट किया? मतलब आप वर्म होल से वर्म होल लेके से आए ना ऐसे यहाँ पे? कनेक्ट करा कि हाँ, वर्म होल में दिक्कत क्या होती है, वर्म होल ना बट उसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रीमली लार्ज होता है, वो बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है, मान लो मैं टाइम ट्रैवलर हूं, मैं उसके बीच में घुसना चाह रहा हूं, लेकिन जब तक मैं घुसूंगा ना वो बंद हो जाएगा। ठीक है। मेरे को उसको बंद नहीं होने देना, तो क्या करूं? ग्रेविटी तो अट्रैक्ट करती है, बंद करने के लिए मैंने उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जो उसको बाहर खींचना चाह रहा है, हाँ और लार्ज अमाउंट में ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसकी नेगेटिव डेंसिटी है। अब वो उसको ठीक है। बाहर खींचना चाह रहा है, वर्म होल बंद होना चाह रहा है, नेट फोर्स हम देखेंगे तो अब वो बंद नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने उसमें एक्सोटिक मटेरियल डाल दिया। बड़ी थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं, बट अब वो बंद नहीं हो पाएगा, तो एक टाइम ट्रैवलर उसमें से पास कर सकता है। इसके साथ भी बहुत सारी दिक्कत है, बट थ्योरेटिकली तो ये है कॉन्सेप्ट। जो जो इंटरस्टेलर में जो वर्म होल था वो भी ऐसे ही बनाया होगा उस सिविलाइजेशन ने। आपने देखी है ना हाँ मूवी? वो तो मतलब ही कुछ, हाँ बिल्कुल देखिए वो वो सही तो था, वर्म वो होल तो जैसा बिल्कुल दिखाया गया था। हाँ, वो दिखाया गया था जो थ्योरेटिकली वर्म होल। जिसकी बात कर रहा हूँ वो वैसा ही वर्म होल। हम्म। और वो होल की तरह नहीं होता, वो एक्चुअली में दिखाया ऐसा जाता लगता है कि वो होल है। वो होल नहीं होता ना, सर्कल लोगों को लगता वो है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब हम उसको वैसे तो कॉम्प्रिहेंड हम नहीं कर देख लेते हैं सकते। जैसे इंटरस्टेलर, हाँ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, वैसे तो हमने मूवी में देख लिया था वो, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो स्पेस टाइम जो होता है हमारे आसपास का, जो स्पेस टाइम है, फैब्रिक है जिसमें हम बैठे हुए हैं अभी, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेडली कर्ल हो जाता है, इतना ज्यादा बेंड हो जाता है कि उसको इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल है वर्म होल जैसी जगह पे, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना खतरनाक है कि स्पेस टाइम ही बिगड़ जाता है उसका स्ट्रक्चर। आज तक तो हमने ऐसे देखा था कि एक शीट होती है, उसके ऊपर एक प्लेनेट को रख दो और वो थोड़ा हाँ हाँ। बेंड होएगा, उसके आसपास प्लैनेट्स घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आइंस्टाइन की ग्रेविटी का जो हम्म सिमुलेशन दिखाते हैं हम। लेकिन हम्म। वर्म होल तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को वो तो फाड़ देता है स्ट्रक्चर को, तभी तो होल होता है उसके बीच में, जिसे हम वर्म होल हम्म। बोलते हैं। ऐसा तो क्या पास्ट में ट्रेवल करना और मतलब पॉसिबल है, आपको लगता पास्ट है? में ट्रैवल करना, हाँ हो सकता है मेरे ख्याल से। मैंने कहा ना मैं टाइम मशीन का थोड़ा सा ऐसे हूँ कि अभी थ्योरेटिकल जो चीज हमारे पास है ना, जिसकी हमने इक्वेशंस बना ली, वो चीज पॉसिबल होती है। अभी कई लोग बोलते हैं जो स्ट्रिंग थ्योरी एंड ऑल है वो सिर्फ मैथमेटिक्स है। इवन जो मेरे साथ भी अभी लोग हैं, मेरा भी जो इस पे सर्कल आऊंगा है, मैं, वो बोलते आऊंगा हैं, मैं इस पे आने वाला हूँ। वो भी बोलते हैं थोड़ा ये थियोरेटिकल से मैथमेटिक्स है ये तो। अब मैंने मैथमेटिकल कहा मैं तो पोयम। हूँ ही मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिकल मैथमेटिकल पोयम। पोयम है ये। हाँ हाँ हम्म एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से जो चीज थ्योरेटिकली या इक्वेशन से मैथमेटिक्स हम बता सकते हैं, वो इन फ्यूचर मेरे ख्याल से भी समय लगेगा बट हो सकता है। जैसे पास्ट में जाने वाली बात है, अब पास्ट में जैसा कि मैंने बताया हमारे पास अभी सबसे बड़ी उम्मीद है वर्म होल, ऑल्दो उसके अलावा भी काफी सारे सॉल्यूशन हैं। जैसे हमारे हम्म। पास एक कॉस्मिक स्ट्रिंग्स होती हैं, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। यूनिवर्स में अगर ऐसे समझ लो, यूनिवर्स के रिंकल्स वो होते हैं ना ओके। बुढ़ापे में, हाँ हाँ। वैसा कुछ अभी के लिए मान लेते हैं। अगर वो स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं तब भी पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकता है, ऑल्दो उसके साथ भी बड़ी दिक्कत है। बट काफी सारे तरीके हैं, सिर्फ वर्म होल हमें पता है क्योंकि बाकी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है, वो सुनने में बिल्कुल फिक्शन लगते हैं हम्म इसलिए। तो अगर हम किसी तरीके से पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग दिस वर्म होल, मतलब इसके दो एंड्स होंगे, एक जगह से घुसेंगे और दूसरी जगह से निकलेंगे। मान लो ये ए, आई होप मैं स्क्रीन में दिखा पा रहा हूँ, ये दो होल, अगर मैं यहां से निकला तो मैं फ्यूचर में 10 साल आगे चला जाऊंगा, स्पेस ओके। के भी पॉइंट में आगे चला गया और टाइम के भी पॉइंट में आगे चला गया, क्योंकि स्पेस और टाइम अलग अलग चीज नहीं होती, हम्म। इसमें भी आगे चला गया। और अगर मैं इस एंड से घुसा और यहां से निकला तो मैं पास्ट में चला जाऊंगा। पास में चला जाऊंगा, हाँ। ये दो एंड्स, यहाँ से पास्ट में चला ओके। जाऊंगा। पास्ट में जाने में दिक्कत सबसे बड़ी पैराडॉक्सेस बहुत सारे आ हाँ। जाते हैं, लेकिन यही सबसे अच्छी बात है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब भी फिजिक्स में पैराडॉक्सेस आते हैं ना, मतलब एक संकेत होता है कि न्यू फिजिक्स डेवलप होने वाली है हमेशा। जैसे आप पास्ट में जाके ग्रैंडफादर को मार दें, हमें पता लगा यार यहाँ तो दिक्कत आ रही है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, हमें पता लगा शायद ऐसा हो सकता है कि मैं पास्ट में जाके ग्रैंडफादर या खुद को मारूं, जैसे ही मैं मारूं यूनिवर्स दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, आइडिया बन गया पैरेलल यूनिवर्स का, है ना। जैसे ही या पैराडॉक्सेस आते हैं तो हमें पता लगता है यार न्यू फिजिक्स डेवलप होने वाली शायद कुछ, तो अच्छी बात है पैराडॉक्सेस भी फिजिक्स में। तो अगर हम पास्ट में ट्रैवल कर जाते हैं तो दो तीन चीजें हो सकती हैं, मैंने कई बार ये पॉसिबिलिटी बताई, जैसे तीन पॉसिबिलिटी है मेनली।
सबसे पहली है कि अगर हम पास्ट में ट्रैवल कर जाते हैं, जो कि हमें फिक्शन लग रहा है अभी मेथड्स, बट जैसे तैसे करके कर जाते हैं अगर हम पास्ट में ट्रैवल। एक तो हो सकता है कि हम पास्ट में चले तो गए लेकिन हम कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एक खतरनाक से लूप में फंस जाएंगे, क्योंकि मैं जिस दिन से गया हूं वो दिन पे वापस भी आऊंगा, है ना, वो लूप सी में फंस जाऊंगा। अभी लूप समझानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसे वर्ल्ड लाइन बोलते हैं। मतलब मैं Okay. जैसे पास्ट से, और ये 2 पॉइंट्स, ये मेरा पास्ट है और ये फ्यूचर, मैं इस लाइन के किसी भी पॉइंट से वापस पास्ट में चला गया। Okay. लेकिन जैसे ही मैं पास्ट में चला गया ना, पास्ट के किसी पॉइंट में, तो यहाँ एक लूप बन गई। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसे। पहले तो एक Okay. सिंपल सी वर्ल्ड लाइन थी न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये पास्ट होता हाँ है, बीच में प्रेजेंट है और ये फ्यूचर। हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस फ्यूचर, जो मेरी फॉर एग्जांपल ये डेथ पॉइंट है, ये बर्थ पॉइंट है, इसके बीच की लाइन जो है हमारा, जिसमें जीना है हमें, वर्ल्ड लाइन बोल रहे हैं हम इसे। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट में से निकल के पास्ट में चला गया तो मैं एक लूप में फंस जाऊंगा, इनफाइनाइट लूप में। बार बार मेरे को इससे गुजरना पड़ेगा, बार बार गुजरना पड़ेगा, बार बार गुजरना पड़ेगा। मतलब मैं पास्ट में चला भी गया तो मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को उस लूप से बार बार गुजरना होगा। पहला सॉल्यूशन याद है। ये प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स जैसा नहीं है? हाँ नहीं, क्यों ना, मतलब आपने मूवी देखी है आपने? प्री डेस्टिनेशन मूवी देखी है आपने? हाँ पढ़ी है वैसे। वो ना एक ऑल द ज़ोंबीज, आई थिंक यही नाम है उसका। नहीं मूवी का नाम ही प्री डेस्टिनेशन है। अच्छा, बुक का नाम है? मैं बताता हूँ, बुक का नाम है। मैं एक बार ऐसे वीडियो बनाई, मैंने उसमें बताया कि तुम एक खतरनाक साइंस फिक्शन देखना, उसका नाम है ऑल यू ज़ोंबीज, और मैंने थोड़ा स्टोरी उसका बताया, तो कमेंट बॉक्स में सब कहने लग गए कि ये तो प्री डेस्टिनेशन जैसी लग रही है। अब मैंने प्री डेस्टिनेशन मूवी जाके देखी, वो एग्जैक्टली सेम जो बुक में लिखा था उन्होंने वो बता रखा है कि एक वो, आई थिंक वो बार में कोई काम करता है, उसको वो किसी को स्टोरी सुनाता, पता लगता है वो भी खुद को ही स्टोरी सुना रहा है, ऐसा कुछ। खुद के साथ ही शादी करके खुद को ही पैदा कर लिया और खुद को ही पास में छोड़ा है, ऐसा कुछ करके था वो। मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा पुरानी हो गई वो। बहुत माइंड, मतलब माइंड फकिंग मूवी थी यार वो। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, पैराडॉक्सेस के सॉल्यूशन है पैरेलल यूनिवर्सेस, नए टाइमलाइन बन जाएंगे, या पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, या तो हम पास्ट में जाते हैं लेकिन लूप में फंस जाएंगे। तीसरा हो सकता है कि, तीसरा ज्यादा ही फिक्शन है, जो कि मैं खुद भी फिक्शनली बोलूंगा, कि अगर हम पास्ट में चले गए, मैं कुछ चेंज भी कर रहा हूँ छोटे मोटे, मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरा फोन अभी यहाँ पड़ा था पास्ट में, मैंने उसको उठा के इधर रख दिया पास्ट में जाके, ठीक है, इतने छोटे मोटे चेंजेस चलेंगे। मैंने कोई कार चला ली पास्ट में जाके, कोई शोरूम में जाके कोई कुछ भी कर लिया, हाँ, लेकिन मैं कुछ पैराडॉक्सिस जहां पे जनरेट हो रहे होंगे ना, वो काम नहीं कर पाऊंगा। मैं जाके खुद को गोली नहीं मार सकता, जैसे ही मैं मारने लगूंगा कुछ मिस्टीरियस सी फोर्स आ जाएगी और मुझे रोक लेगी। अभी भी मेरे ख्याल से किसी मूवी में दिखाया, लेकिन मेरे को मूवी का नाम नहीं याद है। जैसे तुम खुद को गोली मारने लगोगे ना, कोई चीज आके तुम्हें रोक लेगी कि ये तो नहीं, इससे पैराडॉक्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये 3 सॉल्यूशन होते हैं। पास्ट में चले गए, कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, चले गए चेंज भी कर पा रहे हो लेकिन पैराडॉक्सेस नहीं जनरेट कर पा रहे हो, और थर्ड होता है पैरेलल यूनिवर्सेस। और पैरेलल यूनिवर्सेस ही मेरे ख्याल से बेस्ट सॉल्यूशन अगर हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं तो। कितरेत्सु देखते थे आप? हाँ, कितरेत्सु, उसके अंदर जब भी वो पास्ट में, जब भी कितरेत्सु लेके जाता था उन्हें पास्ट में, तो बोलता था कि अपने वर्जन से बिल्कुल मत मिलना, नहीं तो पता नहीं, वो तो एक उनका एक खुद का वो था कि वो टकरा जाओगे, खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ सीन था। वो जानता था कि पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकते हैं, तो वो पहले मना कर देता था कि भाई मत मिलना उनसे। हाँ, मैं बताता हूँ, ये जो जापानीज कार्टून है, ये पता नहीं कैसे सोचते हैं, और अमेजिंग। हाँ, नहीं, आपने फैमिली गाय देखी हो तो फैमिली गाय के अंदर भी काफी ऐसे जगह आपको दिखेगा कि यार इन्होंने काफी कमाल का साइंस सोचा हुआ है। एक है ना बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स होता है, वो बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था, और मैं कभी समझ नहीं पाता था कि यार इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। पर पैरेलल यूनिवर्स आपने बोला तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन भी पैरेलल यूनिवर्सेस में हो सकता है, कि मे बी उस यूनिवर्सेस के अंदर आइंस्टाइन को इज इक्वल टू mc स्क्वायर ये होता है ना। एक बार पहले ऑडियंस को बताओ यार, हम ऐसी बात करने लग गए, ऑडियंस को बताओ कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स होता क्या है। मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट नाम से तो नहीं ध्यान है, मेरे ख्याल से वही है कि मैंने आज आइंस्टाइन को जाके पास्ट में उसकी थ्योरी दे दी है। यही है। तो क्या किया मैंने, प्रेजेंट से मेरे पास आइंस्टाइन की थ्योरी है, मैंने कोई बुक लिखी है या मेरे पास कोई बुक पढ़ी है, मैंने पास्ट में जाके आइंस्टाइन को ही दे दी वो बुक। तो वो आइंस्टाइन ने लिखी या फिर फ्यूचर से मैंने आके उसको दी, तो वो किसी और ने लिखी होगी, तो ये भी एक लूप सी बन गई। मतलब कुल मिला के सारे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे हैं। ओरिजिन की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि वो आई कहाँ से, है ना। मैंने फ्यूचर से आके दी है, उसने खुद लिखी थी, तो एक लूप में फंस गए फिर से। तो ये सारे मेरे ख्याल से तो पैरेलल यूनिवर्सेस में ठीक हो सकता है, अगर मैं पैरेलल यूनिवर्स में एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, है ना। मतलब अगर मैंने पैरेलल यूनिवर्स में जाके हिटलर को गोली मार दी, तो शायद मैंने वो
इस यूनिवर्स के हिटलर को गोली ना मार के किसी और यूनिवर्स के हिटलर को गोली मारी है। अब बट दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूं, अगर हूं भी, कई बार ऐसा भी होता है साइंस स्टूडेंट, तो उन्हें लगेगा यार ये तो बड़ी फिक्शनल सी बातें हो रही हैं, मतलब कैसे हो सकता है फिक्शनल? पता क्यों लग रहा है? हम देख नहीं रहे हैं उस चीज को, है ना? मैं अगर बोलूं कि मेरा फोन स्पीड ऑफ लाइट के आसपास स्पीड से 0.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट कर देना, मेरे फोन की लेंथ इतनी है ना, तो ये पिचक के इतनी सी हो जाएगी। अब कोई बिलीव ही नहीं करेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि हमें देखते ही नहीं है ना यूजुअल अपने आसपास ये चीज नहीं देखते। हम एक स्पेसशिप बिल्ड करें जो नियर द स्पीड ऑफ लाइट जाए, वो एकदम पिचक जाएगी। अंदर जो बैठा होगा उसको नहीं पता लगेगा, जो बाहर होगा उसको पता लगेगा। अब ये चीज हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ये यूजुअली देखते नहीं, बट होती हैं ऐसी चीजें। ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, मेरे ख्याल से अभी हम काफी दूर हैं बट उसको ढूंढने में, लेकिन शायद होते हैं। हम वेरीफाई कर सकते हैं? ऐसा कोई है तरीका पैरेलल यूनिवर्सेस को वेरीफाई करने का? हाँ पैरेलल, लेकिन मैंने बताया ना एनर्जी की प्रॉब्लम होती है। पैरेलल यूनिवर्सेस होने का मतलब है कि हम, वो जो क्वांटम वर्म होल की बात है ना, वो क्वांटम वर्म होल ही तब बनेंगे अगर एक्स्ट्रा डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा बेस वही है, हमने बेस बनाया पैरेलल यूनिवर्सेस और एक्स्ट्रा डायमेंशंस को, 11 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी के होते हैं, हमने उनको बेस बनाया और हमने थ्योरी से कैलकुलेट किया कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी से पार्टिकल्स को टकराते हैं तो वहां पे वर्म होल बनने चाहिए। अब उतनी एनर्जी है ही नहीं हमारे प्लेनेट पे, तो अगर वो बन जाते हैं इसका मतलब वो एक प्रूफ होगा कि शायद हम उस तरफ सही चल रहे हैं। बस क्योंकि टेस्ट नहीं हो सकते हैं ये थ्योरी, इसीलिए इसको थ्योरी बोल रहे हैं। जो मिचियो काकू है ना, वो स्ट्रिंग थ्योरी को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लाइक उनको मतलब बहुत दिल से लगा के रखा हुआ है। हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत प्यार है। तो वो कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी को अगर तुम्हें प्रूव करना है तो तुम्हें एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए होगा जहां तुम प्लैंक एनर्जी अचीव कर सको। तो ये प्लैंक एनर्जी के बारे में बताओ एक बार यार। प्लैंक एनर्जी का मतलब है कि पहले तो प्लैंक यूनिट्स होते हैं, फिजिसिस्ट इसे बोलते हैं गॉड गिवन यूनिट्स। मतलब किसी तरह से 1900 में, एग्जैक्ट 1900 की बात करूं, प्लैंक या 1900 या 1901 की बात है, प्लैंक ने हमें कुछ यूनिट्स दी। अपना प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है कैपिटल जी, और एक और होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये चार को यूज करके प्लैंक ने ना बहुत सारे हमें यूनिट्स दिए, फंडामेंटल यूनिट जो यूनिवर्स के यूनिट्स हैं। हमें पता लगा प्लैंक टाइम क्या होता है, टाइम की सबसे छोटी यूनिट, मतलब 10 की पावर -43, उससे भी नीचे होता होगा शायद टाइम। -43 एक बार मैं तुम लोगों को बता देता हूं, डेसिमल के बाद 42 जीरोस और फिर 1, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे लिखूंगा भी ना तो दिखाई भी नहीं देगा शायद, इतना छोटा नंबर। ये सबसे छोटा टाइम है, इसके बाद टाइम का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। हो सकता है उसके बाद टाइम भी हो उससे छोटा भी, बट उसको टाइम का मीनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद चीजें ब्लर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही लेंथ की भी उन्होंने यूनिट दी कि लेंथ का भी सबसे छोटा पार्ट होता है, उससे नीचे लेंथ का मीनिंग ही खत्म हो जाता होता है। शायद होती होगी उससे छोटी लेंथ, लेकिन मीनिंग ही खत्म। हम उसे लेंथ बोल ही नहीं पाएंगे, चीजें इतनी ब्लर हो जाएंगी, क्वांटम फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे उसके बाद, बता नहीं पाएंगे कि वो वहां पे कोई जगह है भी या नहीं। ऐसे ही प्लैंक टेम्परेचर, प्लैंक एनर्जी। अब प्लैंक एनर्जी ऐसी एनर्जी है, फिलहाल के लिए इसको हम हाइपोथेटिकली बोलेंगे, हाइपोथेटिकल भी नहीं बोलूंगा, एक थ्योरेटिकल पार्ट है अभी। प्लैंक एनर्जी ऐसा अमाउंट है, अगर वो हम अचीव कर लेते हैं किसी तरह से, तो हम वही क्वांटम वर्महोल्स वगैरह बना सकते हैं। एक बार हमने क्वांटम वर्महोल बना लिया। अच्छा, ये बार बार मैं बोल रहा हूं क्वांटम वर्महोल, मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा क्यों जरूरी है इसको बनाना। दिक्कत मतलब सॉल्व पता क्या होगा इससे, जो क्वांटम वर्म होल होते हैं ना, इसमें मैंने दो चीजें बोल दी, इसके नाम में इसका आंसर है, इंपॉर्टेंस है इसकी। क्वांटम का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, और वर्म होल का मतलब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी। क्वांटम मतलब बहुत छोटा, जहां पे क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं, और वर्म होल का मतलब होता है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का सॉल्यूशन। दोनों थ्योरी आ रही है ना एक साथ, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और ये काम कौन कर सकता? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्वांटम ग्रेविटी बोलेंगे। हाँ, पर मैच तो हो रहा है जहां पे यही तो चैलेंज है अभी फिलहाल, क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मिलाने की। रिलेटिविटी को मिलाने। अब अगर हम क्वांटम वर्महोल्स बना लेते हैं, इसका मतलब हम काफी कुछ जान जाएंगे, दोनों का जो मर्ज हो के हमने इतने समय से थ्योरीज बना रखी हैं अपनी, तो उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। तो ये मतलब है प्लैंक एनर्जी। एग्जांपल दो, एक बार एग्जांपल दो। मान लो पता चल गया, ठीक है, ये जो आपने बात करी, दोनों को हमने मिला दिया, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को।
तो क्या-क्या यूनिवर्स के ऐसे सीक्रेट्स हैं, मिस्ट्रीज हैं जो सॉल्व हो सकती हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पहले तो ये पता लगेगा कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस होते हैं या नहीं। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस शायद पहले भी बात की है, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरी ये खुद की थ्योरी है। अगर भूत एग्जिस्ट करते हैं, भूत मतलब कोई ऐसी चीज जो अलग ही डायमेंशंस में रहती है, वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर होते हैं तो आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ गोस्ट या भूत, बट अगर होते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस में रहते होंगे, कुछ अलग ही एनर्जी से बने होते होंगे। पहली बात तो हमें ये पता लगेगा एक्स्ट्रा डायमेंशंस होते हैं कि नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी बेस्ड है 11 डायमेंशंस पे। तो पहली बात तो हमें ये पता लगेगी एक्स्ट्रा डायमेंशंस की। फिर स्ट्रिंग थ्योरी काफी सारी चीजों को रिवील करती है। सबसे पहले तो हमें यही पता लग जाएगा कि जैसा मैंने बताया, एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा डायमेंशंस के बारे में पता लग जाएगा। फिर काफी सारे क्लेम्स करती है वो थ्योरी कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बता सकते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे ज्यादा फंडामेंटल बात हमें जो पता लगेगी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बड़ा सिंपल सा लग रही होगी मेरी बात बोलने की, लेकिन बड़ी ज्यादा डीप बात है। मैं तो हर जगह पे ये बोलता हूँ, बस किसी प्रोफेसर से ये मत पूछ लेना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन। वो तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखा देंगे, ये होता है इलेक्ट्रॉन। हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे बढ़िया हमें ये पता लगेगा अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ना बोल के मैं उसे क्वांटम ग्रेविटी बोलना चाहूंगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बोलते ही ना बाकी स्ट्रीम के गुस्से में आ जाएंगे। हमने कैसे भाई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोल दिया। तो ये पता लगेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। मतलब इलेक्ट्रॉन को जूम करके देखोगे, अंदर कुछ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स उसमें दिख जाएंगे, वो भी पता लग जाएगा। तो काफी सारे क्लेम्स हैं, बट जैसे और भी स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, मतलब स्ट्रिंग थ्योरी के अराउंड ही मैं काफी सारा बोल रहा हूँ। वैसे और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। आई एम नॉट अ बिलीवर या सपोर्टर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। पढ़ा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह, बट मैं उतना ऐसे बिलीव नहीं करता। मैथमेटिक्स अच्छी लगती है इसलिए पढ़ा था मैं उसको थोड़ा। तो स्ट्रिंग थ्योरी और भी प्रिडिक्ट करती है, जैसे सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके हर पार्टिकल का एक सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल होता है। अब स्ट्रिंग और भी काफी सारी थ्योरीज निकल के आती हैं, जैसे वो एक पार्टिकल का नाम भूल रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से मैं स्किप कर रहा हूं, अभी याद आता था। अपने स्टैंडर्ड मॉडल में आता है ना उसका नाम? नहीं स्टैंडर्ड आता है ना उसका? नहीं आता, अलग ही है। अच्छा, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। अच्छा तो कोई नहीं, मैं एडिटिंग में डाल दूंगा। तो क्या ये जान पाएंगे? आपने भी बोला कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो मतलब बिग बैंग से पहले क्या था, यही पता चल पाएगा हमें? बिग बैंग से पहले क्या था ये नहीं जान पाएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन बिग बैंग के समय पे क्या हुआ था वो जान जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी और क्वांटम इफेक्ट्स एक साथ थे। तो वो पता लग जाएगा। वो डॉट जो कहते हैं ना, सबकी कुछ था वो बर्स्ट हो गया, वो कुछ क्या था शायद वो पता लग जाएगा उसके बाद, अगर हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो। स्ट्रिंग थ्योरी तो ये कहते रहते हैं ना, बिग बैंग होते रहते हैं, मतलब बस हमारा वाला बिग बैंग इनमें से एक बिग बैंग वही है ना, मैंने बताया कि हम एक्स्ट्रा डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जान जाएंगे। अब स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये तो एक यूनिवर्स है जिसमें हम हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे बबल्स हैं ऐसे, बहुत सारे। तो हाँ, ये भी पता लग जाएगा उसके बारे में कि ये बबल्स होते हैं या नहीं होते हैं। और वो कहते हैं ये तो हर समय बनते रहते हैं बबल्स, तो इसका भी बहुत बड़ा राज खुल जाएगा। तो क्या हम जैसे वार्म होल बना सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर धरती पे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के अंदर मिनी ब्लैक होल्स बना सकते हैं? एनर्जी की प्रॉब्लम को साइड रखते हैं, एनर्जी की प्रॉब्लम को साइड रखते हैं। जैसे कि ये मेरा थॉट है, मैं बड़ा बेवकूफ सा हूं इस मामले में, ठीक है, लेकिन जैसे हॉकिंग रेडिएशन है, हम कभी भी ना ब्लैक होल्स के पास नहीं जा सकते डेफिनेटली, कभी हम उसको स्टडी करने के लिए, जैसे हम लोग मून और प्लैनेट्स पे चले जाते हैं। तो हॉकिंग रेडिएशन अभी तक प्रूव नहीं हुई है, ठीक है, मतलब ऐसे पता है कि हाँ हॉकिंग रेडिएशन क्या होती है। तो क्या मिनी ब्लैक होल्स अगर हम यहाँ बनाए तो क्या उससे प्रूव नहीं हो जाएगी हॉकिंग रेडिएशन, क्योंकि उससे रेडिएशन निकल रही होगी? तो वही मैंने बताया, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि अभी हमें सिर्फ थ्योरेटिकली पता है कि मिनी ब्लैक होल्स होते हैं, क्वांटम ब्लैक होल्स, क्वांटम वर्म होल्स होते हैं, पार्टिकल को टकराने पे बन जाएंगे। अभी हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता कि पार्टिकल को टकराने पे ब्लैक होल बनेंगे या वर्म होल बनेंगे, है ना? अच्छा, तो कंफ्यूजन तो वहां पे भी क्लियर नहीं है। हाँ, ये मतलब ऐसा होता है ना कि काफी सारे सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशन के, मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² = 4, तो x के दो सॉल्यूशन आते हैं, +-2, एक +2 एक -2। अब ब्लैक होल भी बन सकता है, व्हाइट होल भी बन सकता है। ब्लैक होल हमने ऑब्जर्व कर लिया तो वो होते हैं। आपने व्हाइट होल बोला? नहीं, व्हाइट होल की बात करो, वर्म होल अलग। हाँ, व्हाइट होल, ये व्हाइट होल अलग है। व्हाइट होल मतलब उल्टा करता है जस्ट ब्लैक होल का? जस्ट उल्टा, बिल्कुल उल्टा। हाँ, वो चीजें खींचता नहीं, वो चीजें फेंकता है। कहाँ से फेंकता है पता नहीं,
इसीलिए हाइपोथेटिकल है, इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने बताया ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है ना, वैसे आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस है वो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनके तो होते हैं सॉल्यूशन हम्म काफी सारे। ऐसे ही एक हम्म ब्लैक होल है, तो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि वो व्हाइट होल जैसी चीज भी होनी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब दो पार्टिकल टकराते हैं ना, तो स्पेस ना बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है इसको समझना, बट इतनी एनर्जी से पार्टिकल को जब हम टकराएंगे ना, तो जो आसपास का स्पेस टाइम है ना, वही मेल्ट हो जाएगा। इस मेल्टिंग ऑफ हम्म, स्पेस टाइम को हम स्पेस टाइम फोम बोलते हैं। मेल्ट हो ओके जाता है सारा का सारा स्पेस। तो उसमें क्या होगा, वो स्पेस टाइम फोम के अंदर क्या होगा, ये मिस्ट्री है। ये हम्म अभी यहाँ पे क्वाश्चन मार्क हम्म, है। हम स्पेकुलेट कर मैं बता सकते हैं दूं, बस। हम्म हाँ, अब काफी सारी जगह है जहाँ पे फिजिक्स के लॉज ना अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कैसे बिहेव करेंगे। क्वांटम फोम वन ऑफ देम है। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि क्वांटम वोम होल्स अर्थ पे बनाए जा सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से अर्थ से बाहर बनाने होंगे, अगर बनाएंगे भी तो। खतरा है कुछ? हाँ, खतरा अगर बिल्कुल ही माइन्यूट बनाएंगे तो वो बड़ी जल्दी ना, हॉकिंग रेडिएशन जैसा अभी हम बात कर रहे थे, हॉकिंग रेडिएशन मतलब रेडिएट भी करते हैं वॉर्म होल्स, सॉरी वॉर्म होल्स बोल रहा हूँ, ब्लैक होल्स जो होते हैं रेडिएशन एमिट भी करते हैं। धीरे धीरे उनकी भी लाइफ खत्म होती है, वो भी दोबारा डस्ट से बने और डस्ट में ही चले जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा होता है, हम्म बहुत समय की बात बोल रहा हूँ। बट जो क्वांटम वॉर्म होल्स होते हैं ना, वो इमीडिएटली उसमें से रेडिएशंस निकल जाते हैं, और ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं ना, ये बड़ी हार्मफुल होती हैं। तो हमारे लगभग अगर हम क्वांटम वॉर्म होल भी बनाते हैं तो पूरा पूरा शहर उड़ सकता है, अगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते तो। इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए मैंने प्लान कहा कि कैंसिल, अर्थ पे बना प्लान लो। कैंसिल। हाँ, जितने भी साइंटिस्ट प्लान सुन रहे हैं कैंसिल, प्लीज, अबॉर्ट, मिशन कैंसिल। अबॉर्टेड। ओके, तो यार अब ना इस चीज पे आते हैं, थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स पे आते हैं। मतलब ये सब तो चलो ब्लैक होल वार्म होल की बात हो गई। मैं चाहता हूँ ना ऑडियंस को ना, एक बार कभी पॉडकास्ट में ऐसे हिंदी में बहुत कम मिलता है, तो मैं चाहता था कि आपको बुलाऊं, तो एक बार शुरुआत से बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। और आप जितना कॉम्प्लेक्स जा सकते हो जाओ, मेरी ऑडियंस बहुत वैसी है, कुछ भी डाइजेस्ट कर लेती है। अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देखे हैं तो भाई फिलोसफिकल बातें, इंटेलेक्चुअल बातें सारी वो डाइजेस्ट कर लेगी। तो ऐसा मत सोचना कि मैं ये बोल दूंगा, ठीक है? अगर आप समझा सको तो बिल्कुल समझाना। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की स्टोरी, मतलब बर्थ से, ठीक है? और ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब सारे टॉपिक कवर कर दो, जो मेन मेन टॉपिक आपको लगता है कि ऑडियंस को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह, जो स्क्रॉडिंजर वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो सब कुछ, ठीक है? चलो शुरू करो कथा ठीक क्वांटम मैकेनिक्स की। है। देखो, सबसे पहले शुरुआत जो है ना, वही प्लैंक से। प्लैंक कांस्टेंट, मतलब ये समझ लो, जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये बैकबोन है क्वांटम मैकेनिक्स की, हमारे पूरे ठीक है। यूनिवर्स की मैं बोलूंगा, एटलीस्ट क्वांटम वर्ल्ड की। तो मैं बता रहा था, स्टार्टिंग हुई प्लैंक से। तो एक प्लैंक कांस्टेंट उन्होंने दिया, मतलब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एज्यूम किया कि जो लाइट होती है स्मॉल स्मॉल पैकेट से बनी होती है। खुद को भी आइडिया उनको पसंद नहीं था ये वाला, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी इससे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट मैच हो रहे थे। वहां से उन्होंने माना कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। खुद को भी आइडिया पसंद नहीं था, बट जब काम हो रहा है तो करो ना उसे, वैसा वाला सीन था उनका। फिर उन्होंने उन्होंने खुद को ही आइडिया को उतना सपोर्ट नहीं किया। थ्योरी बनी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच हुआ, सब ठीक था। फिर आया आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को लेके, और एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने नहीं किया, उससे पहले ही हो चुका था वो। उन्होंने तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन दी, अच्छा, उन्होंने सिर्फ बताया, मीनिंग बताया उसका, खुद नहीं किया उन्होंने, उससे पहले हो ओके। चुका था। स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने मेजर नहीं की। मतलब आइंस्टाइन का काम सिर्फ ये था कि उन्होंने इंटरप्रेट किया उस चीज को। हम्म वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मतलब एक्सपेरिमेंटली बताया कि भाई हाँ, सही बोल रहे थे प्लैंक, होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लेकिन वेव नेचर भी बिल्कुल सही चल रहा था। वेव हम्म नेचर से भी सारी चीजें हम समझ पा, मतलब मैक्सिमम चीजें समझ पा रहे थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, काफी सारी चीजें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझ पा रहे थे वेव नेचर से। तो फिर हम्म एक्सपेरिमेंट हमें पता, सबसे उसके बाद जो क्रूशियल एक्सपेरिमेंट आया वो भी पहले हो चुका था, बट दोबारा दोहराया गया, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, है ना। या तो उसमें क्या किया, पार्टिकल्स को थ्रो किया स्मॉल स्मॉल स्लिट से, और पता लगा कि जब पार्टिकल को हम ऑब्जर्व नहीं, ये बड़ी डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है सबको, मुझे भी हुई थी। मतलब पार्टिकल को जैसे ही हम थ्रो करते हैं, जैसे वो स्लिट का मतलब है कुछ, इसके बीच में से थोड़ी सी जगह दिख रही होगी,
इतनी पतली सी स्लिट है, यहां से पार्टिकल्स निकल रहे, 2 स्लिट है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह ना, यहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं बहुत सारे। जैसे ही पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, तो उसका पार्टिकल नेचर आ जाएगा ऑब्जर्व करने पे। ऑब्जर्व करने के लिए, मुझे देखने के लिए तो उस पर लाइट, मतलब जो भी पार्टिकल को मैं यहां से फेंक रहा हूं, मेरे को भी उस पर लाइट स्ट्राइक करनी होगी ना देखने के लिए, वो नहीं करना। अगर तो मैं उसको नहीं देख रहा हूं तो सामने मुझे एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसका मतलब, जैसे एक बंदूक ली मैंने और 2 होल में से मैं उसको फायर कर रहा हूं, तो सामने 2 ऐसे स्ट्रिप जैसे पैटर्न बन जाएंगे। ठीक है। मतलब देखने पे और ना देखने पे चीजें बदल रही थी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद फिर 2 दिग्गज आए, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग तो आइंस्टाइन से ही हुई थी क्वांटम थ्योरी की, प्लैंक और आइंस्टाइन से ही स्टार्टिंग हुई थी। और फिर 2 दिग्गज आए जिनका नाम था हाइजेनबर्ग, और दूसरी साइड पे श्रोडिंगर। श्रोडिंगर तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, और उन्होंने देखा जो एक डी ब्रोगली फॉर्मूला होता है। डी ब्रोगली फॉर्मूला मतलब डी ब्रोगली ने बताया कि जो लाइट होती है ना, उसके पास ड्यूअल नेचर होता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, लैम्डा मतलब यहाँ पे वेवलेंथ होगा। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, लेफ्ट साइड पे वो वेव बताना चाह रहे हैं, राइट साइड पे वो पार्टिकल का नेचर बताना चाह रहे हैं। अभी बड़ा कंफ्यूजिंग सा था, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही थी। फिर ये जो श्रोडिंगर थे छुट्टियों पे जा रहे थे, तो इन्होंने खुद से एक टास्क, मतलब इन्होंने एक टास्क लिया कि मैं क्या करता हूं, ये जो डी ब्रोगली फॉर्मूला है, इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। मतलब एक तो हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं जैसे x इक्वल टू प्लस माइनस 2 फॉर एग्जांपल, ऐसे नंबर आते हैं उसके सॉल्यूशन, है ना। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है। ऐसा, तो उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, और दूसरी साइड वर्क कर रहे थे हाइजेनबर्ग। उन्होंने भी 1 साल बाद क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर दी। इन्होंने मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह यूज करके क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कर दी। और दूसरी तरफ जो हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज किया। वो हमने अपनी 11वीं 12वीं में पढ़ा होता, मैट्रिक्स, वो 2 ऐसे ब्रैकेट लगाते थे, नंबर लिखे होते, रो कॉलम वाली। तो वो वाली मैट्रिक्स को यूज करके उन्होंने भी क्वांटम मैकेनिक्स बना दी। एक पोल डिराक आए, उन्होंने बताया जो 2 अलग अलग थ्योरी तुम समझ रहे हो, 2 नहीं है, एक ही। उन्होंने अपने खुद की नोटेशंस दी, जिसे डिराक नोटेशंस बोलते हैं, वो दोनों रास्तों को जोड़ रही थी। तो ऐसे इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बना और ये सारी चीजें हुई। फिर आइंस्टाइन जो थे वो बिलीवर नहीं थे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बेस ये था कि वो प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। हमारे आसपास के यूनिवर्स से बिल्कुल अलग इसलिए है, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये पेन कहाँ पे, बता सकते हो इसकी पोजीशन, तो तुम कहोगे मेरे नोज के बिल्कुल सामने। इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाओगे कहाँ पे। मैं अगर तुम्हारे हाथ में एक एटम भी दे दूंगा तो उसमें नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन का है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा यूनिवर्स है जिसमें अभी हम बैठे हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स, सब कुछ बताया जा सकता है। लेकिन जो क्वांटम वर्ल्ड होता है वो इनडिटर्मिनिस्टिक होता है। इनडिटर्मिनिस्टिक मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है कहीं होने की पार्टिकल की, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। इससे आइंस्टाइन को दिक्कत थी, जिसलिए उन्होंने एक बार बोला भी था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। गॉड जो है वो पास है नहीं फेंकता ना। उन्होंने बनाया तो डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड बनाया होगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स काफी सक्सेसफुल थी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच हो रहे थे, तो ऐसे ये सारी जर्नी चली। और बाकी तो इस पे ही डेवलपमेंट हुई। फिर मेन इनिशियल पॉइंट जो था वो यही था कि ऐसे ऐसे मेन ये स्टेप्स थे। ओके, तो इसके बाद अब काफी सारे फिर माइंड बेंडिंग से चीजें आती रहती हैं, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है और क्वांटम सुपरपोजिशन होता है। वो फिर ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, एक बार क्वांटम सुपरपोजिशन और बता दो ऑडियंस को, और ये एंटेंगलमेंट हो। हाँ, एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक एटम के अंदर अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, आई हैव नो आंसर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, बस मेरे को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन में हर पॉइंट पे मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, प्रोबेबिलिटीज बता सकता हूँ। और ऐसा भी कहना सही रहेगा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हर जगह पे है, जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी है। मतलब मैं इस रूम में कहाँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और ये पूरा रूम एक एटम है, अभी के लिए न्यूक्लियस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, है ही नहीं न्यूक्लियस, तो मैं इस एटम में, इस रूम में कहाँ पे हूं,
तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं इस रूम में हर जगह पे हूँ तो पागल समझेगा सामने वाला, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड ऐसे ही वर्क करता है और इसी को सुपरपोजिशन बोलते हैं। एक समय पे कई सारी जगह पे होना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, वो इतनी सारी जगह पे कैसे हो सकता है? वो एक जगह, एक इलेक्ट्रॉन मुझे तभी पता लगेगा जब मैं उसे मेजर कर लूंगा किसी जगह पे। अब एक जगह मैंने उसे मेजर कर लिया, मतलब वो बाकी जगह पे नहीं था। ये होता है सुपरपोजिशन की मतलब एक समय पे काफी सारी जगह पे होना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, क्वांटम सुपरपोजिशन। हमारे यूनिवर्स में देखने को नहीं मिलता है। मेन रीजन मैंने बता दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बड़ा ही छोटा नंबर है, 10 की पावर -34, डेसिमल के बाद 33 जीरोस और फिर 1 और फिर 6 आता है वैसे एग्जैक्ट बोले तो। इतना छोटा नंबर है। इस नंबर की वजह से हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि ये नंबर जो हमारा वर्ल्ड है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, उसमें ये नंबर नेग्लिजिबल है, इसलिए हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ये अच्छा खासा रखता है महत्व, तो वहां पे हमें ऐसा अजीब इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और तो अगर आपने हम जब बोला क्वांटम एंटेंगलमेंट, हाँ बोलो। मैं एक्चुअल काउंटर क्वेश्चन था इस पे कि आपने बोला जब मेजर कर लेते हैं तो ये सुनने को मिला है कि वो कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। हाँ, तो ये क्या होता है यार, एक बार इसके बारे में बताओ आप। वेव फंक्शन का मतलब, मैंने अभी वो ऐसे एक छोटा सा एक जोक सुनाने की कोशिश की थी ना, किसी प्रोफेसर से पूछोगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो बताएंगे ये होता है, तो वो जो दिखाएंगे ना तुम्हें, वो वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन मतलब मैंने जैसे बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके नंबर होते हैं सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके फंक्शन होते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ बड़ी स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसे हम जिसका सॉल्यूशन जो फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को बोलते हैं हम वेव फंक्शन। मतलब ऐसे समझ लो, मुझे एक ऐसा ये मशीन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से मैं कोई इंफॉर्मेशन डालूंगा, एटम की एनर्जी या कुछ भी इनिशियल इंफॉर्मेशन डालूंगा, मुझे यहां से एक फंक्शन मिलेगा, एक टूल मिलेगा। अब इस टूल को यूज करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के होने की अलग अलग जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या है। वो टूल मुझे नहीं बता पाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है एग्जैक्ट, बट मुझे ये बता देगा कि इस जगह पे होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इस पे कम है, और इस जगह पे तो ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम जान सकते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसका यूज करके जान सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। इसको अगर मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलूं, मतलब जितना मुझे समझ में आया आपने जैसे बताया कि वेव फंक्शन एक किताब की तरह है, समझ लो, जिसके अंदर उस क्वांटम पार्टिकल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन जानी जा सकती है वो मौजूद होती है। हाँ, जितना भी जाना जा सकता है, मैं सब जा कुछ सकता नहीं है जितना जानता हूँ। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो हम डिटरमिनिस्टिक तो है नहीं, तो जितना भी जाना जा सकता है, कुछ भी, जो कुछ वो भी, सारा उसके वो अंदर उस है। वेव फंक्शन के अंदर होता है। ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्वांटम एंटेंगलमेंट बता दो, आप बता रहे थे। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है वो करण अर्जुन वाला सीन है। ये वो सबने मूवी देखी होगी, आई थिंक उसका नाम भी करण अर्जुन ही है मूवी का। शायद दुर्जन हाँ सिंह हाँ वाली करण अर्जुन है, सब समझ जाएंगे वैसे करण तो, सबने देखी होगी। मेरा करण तो अर्जुन आएंगे। वैसा ही वाला, हाँ वही। तो एक को मारते हैं, दूसरे को भी इफेक्ट पड़ता है, हाँ वैसे वाला सीन होता है। मतलब क्वांटम पार्टिकल्स, फिर से ये सारा कुछ क्वांटम वर्ल्ड में ही होता है। सुनने में अजीब लगता है, बट क्वांटम वर्ल्ड जो है वो अलग बिहेव करता है, अलग तरह से। तो ऐसा होता है कि अगर हम दो क्वांटम पार्टिकल्स को, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लिए, मैंने उसको इंटरेक्ट करा दिया, टक्कर करा दी, कोलिजन करा दिया, कुछ भी करा दिया, उसके बाद वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं। एंटेंगल्ड मतलब कुछ तो एक उनमें रिश्ता बन गया। अब वो तुम इलेक्ट्रॉन्स को लो और कितनी भी दूर लेके चले जाओ, यूनिवर्स के दो एंड पे रख दो जाके, अगर यूनिवर्स का एंड होता है तो इस पे नहीं आना चाहूंगा अभी मैं, मतलब कितनी भी दूर जाके रख देते हैं उनको। एक पार्टिकल पे कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा, अगर एक पार्टिकल के वेव फंक्शन कोलैप्स करूं, कोलैप्स मतलब मैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, देखना चाह रहा हूं दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां, एक इलेक्ट्रॉन कहां पे, दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। मैं एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन अभी के लिए फिर बिल्कुल सिंपल सी एनालॉजी लेना चाहूंगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं, जस्ट वैसे बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो मैं देखते ही बता दूंगा दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को छेड़ूंगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी फर्क पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, 2022 में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है क्वांटम एंटेंगलमेंट पे। तो ये होता है कि मैं पार्टिकल्स ले कितनी भी दूर ले गया, एक पे छेड़छाड़ करोगे दूसरे को इंफॉर्मेशन दे देगा इंस्टेंटली, कोई गैप नहीं आएगा। अब इतनी तेज तो स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं ट्रेवल कर सकती ना, तो वो जाता कैसे है, वो बड़ी खतरनाक स्टोरी है उसके पीछे। तभी आइंस्टाइन को प्रॉब्लम होती थी इससे, वो कहते थे ना स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, कुछ किसने इन्होंने बोला था शायद। हाँ, इन्होंने बोला था।
तो यहाँ पे सही बताओ, लाइट की स्पीड ब्रेक हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो रही ना? क्योंकि वेरीफाई तो किया ही नहीं ना हमने जाके, मतलब ये तो हम सोच रहे हैं बस। नहीं वेरीफाई, वेरीफाई है, मैं बताता हूँ इसके पीछे। हाँ अच्छा हाँ, वेरीफाइड है नोबेल प्राइज इसकी, वाला आपने बताया, हाँ अभी नोबेल प्राइज मिला नोबेल है। प्राइज हाँ है, वो वेरीफाई ये सारी पढ़ा था मैंने, चीजें। 3 साइंटिस्ट थे वो शायद, हाँ। हाँ 3 साइंटिस्ट है, बिल्कुल सही। लेकिन तो उसका इसमें पता है कुछ, ऐसा बोलो बोलो यार, मैं सॉरी बीच में, अरे बोलो कोई इशू आपका, नहीं। अरे गेस्ट आप हो। अरे ठीक है। हाँ। तो ऐसा होता है कि अगर हम दो पार्टिकल को बहुत ज्यादा दूर रख देते हैं, हमें नहीं पता कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम्म अभी फिलहाल के लिए मैं एक्सप्लेनेशन वैसे देने वाला हूँ। कैसे हो सकता है ना, स्पीड ऑफ लाइट, अगर यूनिवर्स के दो कोने की बात कर रहा हूं मैं, या फिर ट्रिलियन ऑफ लाइट ईयर्स, ट्रिलियन तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर रख दिया, लाइट को भी तो दिक्कत, लाइट को भी तो जाने में समय लगेगा। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ये काम इंस्टेंटली हो रहा है बिना टाइम गैप के। तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और जो मेरे ख्याल से आगे जाके सही भी प्रूव होगी, अभी समय लगेगा बट आगे जाके सही भी प्रूव होगी, शायद क्वांटम पार्टिकल्स के पास एक्सेस होता है क्वांटम वर्म होल्स का। मतलब वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते, एक इलेक्ट्रॉन ने क्वांटम वर्म होल से शॉर्टकट से कुछ सिग्नल भेजा दूसरे इलेक्ट्रॉन तक, और हाँ इसलिए वो इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते। तो यहाँ पे लाइट बैरियर ब्रेक नहीं हो रहा, हाँ हाँ यहाँ हाँ पे हाँ। इन्वॉल्व हो रहा है वो क्वांटम वर्म होल। अभी के लिए थ्योरी बोलूंगा मैं इसे, बट आगे जाके मेरे ख्याल से ये सही प्रूव हो जाएगी। और अभी हम बात कर रहे थे ना वो क्वांटम, हाँ आइंस्टाइन की जो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, तो इसको काउंटर करने के लिए वो कुछ लेके आए थे एक पेपर, वो 2 साइंटिस्ट के साथ और मिले थे, और उन्होंने बोला था कुछ हिडन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वो उसका एग्जांपल देते हैं शूज का, कि वो लेफ्ट है तो राइट ही होगा ना दूसरा शूज। इसके ऊपर थोड़ा बता सकते हो हल्का सा? मतलब उन्होंने ऐसे कहा था कि ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, या पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को काउंटर किया था उन्होंने एग्जांपल देके कि शायद अभी हम जो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटीज पे वर्क करता है, ऐसा नहीं है। शायद अभी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम ढूंढ नहीं पाए, कुछ ऐसी चीज है जो भी हिडन है, इसलिए उसको हिडन वेरिएबल बोल रहे हैं। कोई ऐसे तो वेरिएबल आगे जाके हमें पता लग जाएंगे जिसको यूज करके हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा था कि क्या ही पता लग जाएगा, जैसे मैंने भी बोला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऑब्वियस सी बात है देख के पता लग जाएगा दूसरा ऐसे घूमेगा, क्योंकि वो एंटेंगल्ड थे, एक के पास अप स्पिन होगा दूसरे पे डाउन होगा, या एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फिर से बोल रहा हूँ ये एग्जांपल मैं वैसे ही दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने रेड और ब्लैक सॉक्स पाई, मेरे को ये पता है, मैंने एक सॉक्स देख ली तुम्हारी की रेड है, ऑब्वियस सी बात नहीं कि दूसरी ब्लैक होगी। तो इसका यूज क्या है, ये कहना चाह रहे थे वो। और हिडन वेरिएबल के बारे में बोल रहे थे कि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की अभी सीक्रेट अभी हमें पता नहीं है, ऑल्दो वो थ्योरी वर्क नहीं करती है, क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट पे हम नोबेल प्राइज भी दे चुके हैं, मतलब वो सही है। नो, क्वांटम एंटेंगलमेंट उसको काउंटर करती है कि हिडन वेरिएबल जैसी कोई चीज नहीं होती। या इसके बारे में किसी और पॉडकास्ट में करूंगा, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं आया, क्योंकि बेल्स थ्योरम और ये सब बात करेंगे इसके बाद, जहां से वो नोबेल प्राइज के लिए जो वो तीनों साइंटिस्ट को वो मिला, वो कहां से शुरुआत हुई, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। तो अभी वेव फंक्शन कोलैप्स पे थे हम, तो ये सुनने में आता है कि बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आई अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट की, कि भाई शायद ये हो रहा है, शायद ये हो रहा है। तो कितने तरीके की इंटरप्रिटेशन है जो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यार ये सही लगते हैं मेरे को इंटरप्रिटेशन, जैसे कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन वगैरह? कोपेनहेगन ही वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब वही वाली जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कई जगह पे है, जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं, एकदम मेजर किया तो वेव फंक्शन का कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं, आदि तो डिस्कार्ड भी कर दी जा चुकी हैं, काफी सारी हैं। बट मेरे को जो उनमें से सबसे बढ़िया लगती है ना, वो है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वहां मेरी पर भी फिर से वो फेवरेट है। पैरेलल यूनिवर्स आ जाता है। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हम जैसे बोल रहे हैं ना कि मैंने एक पार्टिकल कई सारी जगह पे है, मैंने उसको मेजर किया, मेजर करते ही वो हमारे यूनिवर्स में आ गए, मतलब उस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में गिर गया। तो बाकी जगह पे जो वो प्रेजेंट था वो कहाँ गया? वो किसी, वो भी वहीं पे, वो भी इवेंट अकर हुआ, लेकिन हमारे यूनिवर्स में नहीं, किसी और यूनिवर्स में। ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहती है कि जैसे ही मैं मेजर करता हूं तो बहुत सारे यूनिवर्सेस में स्प्लिट हो जाता है, और हर जगह पे वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन दिखता है, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में नहीं। तो ये भी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, स्पेशली क्वांटम कंप्यूटिंग में। ओके, अभी आएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग पे। एक और इसका इंटरप्रिटेशन आता है
जो कि डिस्कार्ड हो चुका है, नहीं होता पता नहीं, वॉन न्यूमन विग्नर, जिसमें वो कहते हैं कॉन्शियसनेस, कोई कॉन्शियस बीइंग चाहिए होता है उसके वेव फंक्शन को हाँ, कोलैप्स ये करने के लिए। डिस्कार्ड हो चुका है, हाँ, ये डिस्कार्ड हो ये चुका है ना। डिस्कार्ड हो चुका है, हाँ, हाँ, कॉन्शियसनेस वाले। आपने आपने देखा है इंटरनेट पे ट्रेंड चल रहा है, वो है इसको जोड़ के देखा जाता है अद्वैत वेदांत के साथ, बिकॉज बोला जाता है किसको? कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी जो है, आपने अगर अच्छा, पढ़ी होगी, अच्छा, अच्छा। जानते हो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी जो है, कि कोई नहीं, कॉन्शियस मैंने ऑब्जर्वर डिटेल में चाहिए पढ़ी होता नहीं। है, मतलब एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर चाहिए होता है, तभी ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और वो वॉन न्यूमन विग्नर इंटरप्रिटेशन भी यही कहती है कि कॉन्शियस बीइंग चाहिए होता है वेव फंक्शन कोलैप्स के लिए। तो उन्होंने मतलब इंटरनेट पे तो होता ही है, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से दोनों को इक्वल कर दें, तो ये डिस्कार्ड हो चुकी है। मतलब मैं कोपनहेगन जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, और सेकंड अगर मैं कोई मानूं पोजीशन पे, तो वो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे को एग्जैक्ट ये नहीं पता, बट मैंने ये जरूर पढ़ा था कि जितनी भी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हैं इंटरप्रिटेशंस, वो सारी डिस्कार्ड हो चुकी हैं। ये मैंने जरूर पढ़ा है। मेरे को एग्जैक्ट ये शायद हो भी यही यही कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। मेरे को ये पता है कि जितनी भी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड थी ना, वो सारी डिस्कार्ड हो चुकी हैं। उनको फिजिसिस्ट सपोर्ट नहीं करते। मतलब कॉन्शियस की जरूरत, कोई कॉन्शियस बीइंग की जरूरत है ही नहीं, यूनिवर्स वैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है हमारे बिना, हाँ, मतलब कोई हाँ। कॉन्शियस ऑब्जर्वर ना भी हो तो। ये वैसे काफी अच्छी चीज लगी यार, क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार, सब कुछ बुरा, मतलब सब कुछ इल्यूजन है। आपके हिसाब से क्या, आपको लगता है इल्यूजन है सब कुछ, माया है, कहते हैं जैसे कि फिलोसफिकल बहुत ज्यादा फिलोसफी बुक्स में लिखा जाता है, आपको लगता है रियलिटी एग्जिस्ट करती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी अकॉर्डिंग टू यू? मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ही डीप चीज है। मैं एग्जांपल से ही समझाना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सो रहा हूँ, नींद में जो सपने में देखता हूँ वो सारी चीज एकदम सच लगती है। सब कुछ, मैं कोई गर्म चीज को हाथ लगा दूं तो जलन भी होती है हाथ पे, सामने शेर आ गया तो पसीना भी आएगा, किसी ने काट लिया तो दर्द भी होगा, हाथ पे कुछ ग्लास लग गया तो उसका भी दर्द होगा, है ना। सारी चीजें एकदम रियल लगती तब तक, जब तक उठ ना जाए, है ना। उठते ही पता लगता है, ये तो भ्रम था, ये तो सिर्फ एक, है ना। ऐसे ही ये भी तो हो सकता है कि जिसमें अभी मैं हूं वो भी शायद एक सपना ही हो, उससे भी ऊपर कोई रियलिटी एग्जिस्ट करती हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती है ना रियलिटी वाली, इसकी बहुत सारी हम इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं, क्योंकि गैप फिलिंग वाला काम है। अब हमें यहाँ पे गैप दिख गया तो इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक कंप्यूटर के सिमुलेशन है। कोई और बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन है जिसने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सिमुलेशन चला रखी है, उसमें हम हैं अभी। ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि हम बहुत बड़े एटम के अंदर हैं। ये भी तो मैंने बताया ना, जैसे गैप फिलिंग होता है ना, उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है सिर्फ। अगर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बिलीव करता हूँ इल्यूजन के बारे में, तो मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि मेरे को जो सबसे ज्यादा तार्किक लगती है, मैं वर्ड ही ढूंढ रहा था अभी, हाँ तार्किक ही मैं बोलना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा आंसर देती है आज तक मुझे, वो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी ही है। भाई मैक्सिमम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही है तो मैं तो उसे ही सपोर्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ब्रांच इमर्ज हो रही है, जैसे हम क्वांटम बायोलॉजी बोलते हैं। जैसे अभी फोटोसिंथेसिस है, हम उसको एकदम डीप सटीक नहीं जानते हैं। बर्ड्स जो हैं वो कैसे रास्ता ढूंढ लेती हैं अलग अलग प्लेसेस पे जाने का, कैसे पता लग जाता है? उनके पास कोई मैप थोड़ी होता है कि किस डायरेक्शन में जाएं तो हम अमेरिका में पहुंच जाएंगे। वो तो पहुंच जाती है और सही चलती है वो एकदम। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एक फोटोसिंथेसिस बताया, एक बर्ड्स वाला बताया। ऐसे ही और भी काफी सारी प्रोसेसेस हैं, हम ट्राई कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करने का। उसमें भी फिर वही याद आता है, हमें कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं, जैसे वो स्मेल वाला तुम बता रहे हो। इन सब में हम यही यूज करते हैं कि वो जो कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन है, इससे किसी तरह से हम एक्सप्लेन कर पाए चीजों को। कि अगर हम, जैसे वो बर्ड्स वाला बताया, तो बर्ड्स जो हैं वो क्वांटम एंटेंगलमेंट को यूज करके और पता लगा लेती हैं। अब कितना अजीब सा है सुनने में कि बर्ड्स की आईज के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से पता लगा लेता है कि उस डायरेक्शन में जाना है। दूसरे एंड पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उनको, उनके पार्टिकल से एंटेंगल्ड होके उनको एक काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, पाथ दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चलना। तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं, इमर्जिंग फील्ड है, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ, अब क्वांटम कंप्यूटर पे आते हैं यार। क्वांटम कंप्यूटर, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैंने अभी तक इसके ऊपर जानबूझकर मतलब जाके गूगल पे भी कुछ सर्च नहीं किया। मैंने बोला था मैं राजन भाई से ही पूछूंगा और उन्हीं से समझूंगा। तो एक बार बताओ कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर है उससे कैसे अलग होंगे, और क्या क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि क्वांटम कंप्यूटर अगर बन गए, हम क्यों बनाना चाहते हैं, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। और इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी नजर आ रही है फ्यूचर में।
क्या क्या कर सकते हैं उससे? क्वांटम कंप्यूटर देखो एकदम साधारण भाषा में बताता हूँ, पहले नॉर्मल कंप्यूटर को समझते हैं जो बिट्स पे वर्क करते हैं, मतलब हम्म 010101 इस पे वर्क करते हैं, एक स्विच की तरह। स्विच को ठीक है। ऑन ऑफ कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ। हम्म। ये तो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर हो गए। हम्म अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हम इन्हीं 0101 का यूज करके बहुत सारे अलग तरह से इसमें कोई प्रोग्रामिंग कर देंगे और ये वर्क करेंगे इस पे। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ना, ये इसका एक लेवल अप है। मतलब हम सिर्फ ओके। 0 और 1 की स्टेट में ना होके हम काफी सारे, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पे हो सकता है, कई सारी जगह पे। वैसे ही हम्म अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाके अब हम बात करना चाह रहे हैं, मतलब बनाना चाह रहे हैं चीजों को। एटॉमिक लेवल में क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं यूज कर सकते हम, न्यूक्लियस का भी यूज कर सकते हैं, फोटॉन्स का भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ऑन ऑफ की सिचुएशन थी आज तक हमारे पास 1010 की, अब हम जो पार्टिकल्स यूज करेंगे, क्वांटम पार्टिकल्स, उनके पास स्पेशलिटी ये होती है कि वो सिर्फ 1 और 0 में ना रह के वो 1 0 दोनों में भी रह सकते हैं। बड़ी छोटी सी बात ओके। हमें सो लगेगी, लेकिन ये बड़ी डीप बात है। वो कई सारी जगह पे हो सकते हैं एट द वेरी सेम टाइम। मैं बिल्कुल साधारण एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे वो हमने वो टिक टैक टो वाली गेम खेली होगी, हाँ वो बहुत हाँ सारे रास्ते होते हैं, उसमें से कीड़ा सा हाँ ऐसे हाँ। जाता है, वो खाता है चीजों को। मान लो मुझे एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, सिंपल कंप्यूटर पता क्या करेगा, सिंपल हम्म कंप्यूटर 0101 पे चलता है तो वो पहले एक रास्ते से लाइन ड्रॉ करेगा, देखेगा ये तो बंद है आगे से, गलत। फिर दूसरे रास्ते से जाएगा, देखेगा ये भी बंद है, गलत। तीसरे रास्ते से जाएगा, गलत। क्योंकि ये 01 पे बिहेव कर रहा है, या तो सही होगा या गलत होगा। फिर ये फोर्थ हम्म रास्ता, फिफ्थ रास्ता, मान लो ऐसे 500 रास्ते हैं तो उसको एक एक करके चेक करने होंगे। क्वांटम कंप्यूटर कई सारी सिचुएशंस में सेम टाइम पे काम कर सकता है। जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो पता क्या करेंगे, एक ही समय पे सारे रास्तों हम्म को एक्सप्लोर कर लेंगे और पता लग जाएगा सही रास्ता कौन सा है। हम्म और वहां पे हम यूज करेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का भी मैं बताता हूं मीनिंग क्या होता है। मतलब ऐसे समझ लो, अभी के लिए वो सारे रास्ते एक्सप्लोर कर सकते हैं एक ही समय पे। क्वांटम पार्टिकल्स इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी स्टेट्स में हो सकते हैं। तो ये हमारा हमारा फायदा होने वाला है। कई सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो होंगी ना, वो बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। एक मैंने साधारण सा भी एग्जांपल दिया है। जैसे हम सिमुलेशन बनाना चाहते हैं किसी चीज का, पूरे यूनिवर्स का ही सिमुलेशन बनाना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है बनाना। हम क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर बना सकते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि उसमें पार्टिकल जो है ना, उनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज्यादा स्टेट में हम्म एग्जिस्ट करने का मतलब ज्यादा तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। हम और एनॉर्मस एप्लीकेशन है इसकी। हम आ, हम कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। हम जो पूरी की पूरी बायोलॉजी होगी ना, ऐसे समझ लो हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। आज तक तो हमें कोई, फॉर एग्जांपल क्या होता था, एक चूहा हम्म लिया उस पर टेस्ट किया, कोई मेंढक लिया उस पर टेस्ट किया, बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो चीज। हम कंप्यूटर के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं सारे। और वो काफी हम्म जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिजीज ढूंढी और मुझे पता है ये सारे मेरे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या करूंगा, सिंपल कंप्यूटर होता है, एक लिया चेक किया, दूसरा लिया चेक किया, तीसरा लिया चेक किया। ऐसा ही तो होता था। हम्म इसमें क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा, हम्म सारी की सारी पॉसिबिलिटीज चेक की जा सकती हैं एट द वेरी सेम टाइम। पता लग जाएगा उसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब मल्टीपल तरह से अटैक करना एक चीज को, ये पावर होगी हमारे पास। हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर पाएंगे। मतलब पूरा यूनिवर्स, मतलब जैसे बिग बैंग वाली सीन था ना, शायद हम वो सेम चीज अपने कंप्यूटर के अंदर कर पाएंगे। शायद हम, मैंने अभी बताया ना, ऐसा हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक कंप्यूटर हो। हम अपने कंप्यूटर के अंदर, एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर एक पूरा यूनिवर्स बना सकेंगे, जिनके लिए जो उसके अंदर इंसान बनेंगे, सेम कंडीशंस लगाएंगे हम, जिसके अंदर जो इंसान बनेंगे उनके लिए हम भगवान होंगे। ऐसा कहा जाता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, ऐसा है। तो क्या ये बन चुके हैं क्वांटम कंप्यूटर? पता किस स्टेज पे है अभी हम यहाँ पे, लाइक मतलब बन चुके हैं ये? अभी मेरे ख्याल से बन प्रोटोटाइप हमारे पास हैं। अभी थोड़ा 5, मेरे ख्याल से 10 साल दूर हैं अभी हम। 10 भी कहूंगा तो 10 से 15 साल दूर हैं अभी। अभी जो सभी क्लेम कर रहे हैं हम कि हम बना लिए हैं, क्वांटम कंप्यूटर बना लिए हैं। अच्छा, ये जो मैं क्वांटम पार्टिकल्स बोल रहा हूँ जो कई सारी स्टेट्स में रहते हैं, उन्हें क्यूबिट्स बोलते हैं। तो ये जो ओके। क्यूबिट है ना, इनको, ये ना आसपास के टेम्परेचर से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, हाँ क्योंकि पता क्या होता है, ये जितना भी हमारे आसपास का नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना,
रूम टेम्परेचर मतलब एनर्जी है, यहाँ भी पार्टिकल फैले हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा इस एनवायरनमेंट में। तो हमें बड़े ही ज्यादा लो टेम्परेचर, लो कंडीशंस में वर्क कराना पड़ता है उन्हें। ये हमारी सबसे ज्यादा लिमिट है। अगर क्वांटम कंप्यूटर हमने बना भी दिए ना, तो हम उसको भेज नहीं सकेंगे, हम उसको बेच नहीं सकेंगे, क्योंकि वैसी कंडीशंस में वो वर्क ही नहीं करते। मैं अपने घर नहीं बना सकता क्वांटम कंप्यूटर को, क्योंकि मैं वहां कंडीशन ही कहां से लाऊंगा, मतलब कितना टेम्परेचर ही नहीं टेम्परेचर मैच चाहिए? करता। टेम्परेचर कितना चाहिए होगा वैसे आपके हिसाब से? नियर नियर 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इतना कम। मतलब ये जरा मतलब सी मैं भी जरा सी भी से फ्लक्चुएशन आती, बिल्कुल माइन्यूट से भी फ्लक्चुएशन आती है, डिकोहेरेंस। डिकोहेरेंस मतलब जो वो कई सारी जगह पे हम रखना चाह रहे हैं ना, उसे नहीं रह पाएगा। ये दिक्कत है मतलब सबसे बड़ी। साइबर कैफे में नहीं रख सकते उसको हम। अभी यार। फिलहाल एक बार बना लिया तो हाँ, शायद उसके बाद वो भी कर ही लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। या लेकिन तब भी जो आपने टेम्परेचर बोला यार, वो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको मेंटेन रखने के लिए यार। बहुत ज्यादा, यही दिक्कत है। ठीक है। आपका इंटरेस्ट कैसे जागा यार? मतलब आपने कहाँ पढ़ लिया काउंटर कंप्यूटर के बारे में? मेरे को थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ने का शौक था स्टार्टिंग से, हम्म और इक्वेशंस बढ़िया लगती हैं मुझे। इक्वेशंस को सॉल्व करना, एक बार इक्वेशन ले ली फिर उसको बैकग्राउंड ढूंढने लग गया। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी मैंने कोई ऐसे नहीं डायरेक्ट स्टार्ट कर दी थी टेंसर कैलकुलस से, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था, बट मैंने इक्वेशन देख के पसंद आई, पढ़ते हैं इसके बारे में, ऐसा हुआ तो फिर पढ़ लिया, ऐसा था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो थी ना, वो बड़ी वियर्ड लग रही थी, वो एक चैलेंजिंग सा पार्ट था। मैंने सोचा कि इसको तो पढ़ना बनता ही है। पता लगा क्वांटम कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग सी चीज है, हमारे इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लगा भाई किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सोचा थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो इनिशियल स्टेप तो ऑब्वियसली मेरा क्वांटम मैकेनिक्स ही होने वाला था। क्वांटम कंप्यूटिंग तो कैसे ही समझ पाते बिना क्वांटम मैकेनिक्स के। तो वो पढ़ना स्टार्ट हुआ, और फिर अरे खुद ही पढ़ा क्वांटम आपने? मतलब कोई लेक्चर वगैरह सब अटेंड नहीं करे, कोई कोर्स नहीं लिया, खुद ही? बुक से। ओके। तो तो मतलब अगर मान लो किसी मेरी ऑडियंस में से किसी को अगर ये पढ़ना हो, समझना हो, तो क्या क्या बेसिक चीजें उसको पता होनी चाहिए, तब जाके वो क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर कर सकता है? बेसिक पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स। मैं कहूंगा कि बेस चाहिए है उसमें, हमें काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। न्यूटन मैकेनिक्स भी चाहिए, ऑल्दो लगेगा ऐसा सोच के कि न्यूटन मैकेनिक्स कहाँ से आ गई, वो तो रूल ही नहीं वर्क करते। लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि वो वाली गलत है, मतलब गलत है मतलब क्वांटम वर्ल्ड में वर्क नहीं करती इसलिए लेके आए, तो वो भी पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स पता होनी चाहिए हमें, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक, ज्यादा डीप में नहीं बोलूंगा मैं। एटम्स वगैरह के, मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं स्टार्ट। मेरे ख्याल और से पहले मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स तो ना ही पढ़ो, पहले मैथमेटिक्स अच्छा। ना पढ़ो। मैंने तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट ही किया था ना वीडियोस बनाना, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि एक बुक है इन द सर्च ऑफ श्रोडिंगर कैट, उसे पढ़ो पहले। तो उसमें कोई जॉन मैथमेटिक्स नहीं ग्रेविन। है। जॉन ग्रिविन, हाँ जॉन ग्रिविन की उसे पढ़ लो भाई तुम, फिर आना इसमें मैथमेटिक्स में, फिर सीख लेना, ऐसा है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने लेक्चर देखे ही नहीं है। मैं तो अपना टीचर मानता हूँ लेनार्ड सस्किंड को, उनके हाँ, लेक्चर सुना है देखे मैं हैं नाम। मैंने। नाम मतलब सुना है सारे मैंने तो नहीं इनका। देखे, वो जो मैंने अभी इनका बताया ना, वो इनकी किताब भी है शायद, इनकी किताब भी है क्या कोई, जिनका आपने नाम लिया अभी? थियोरेटिकल मिनिमम। हाँ, 3 किताब है उनकी क्वांटम मैकेनिक्स पे, 3 अलग-अलग। ऐसा कुछ है ना? हाँ, मैंने हाँ, वॉच चार डाल चार रखा है पेपर। उसमें। हाँ, हाँ, सॉरी हाँ। या एक एक बहुत फेमस बुक है उनकी, ब्लैक होल वॉर। ओके। स्टीफन हॉकिंग के साथ एक बार उनका 6-7 महीने चली थी लड़ाई ब्लैक होल को लेके, तो उस पर उन्होंने बुक लिखी थी, तो मैंने उससे जाना था। फिर मुझे पता लगा ये तो बढ़िया पढ़ाते हैं, अगर बुक इतनी अच्छी है तो कहीं दिख जाए मेरे को। और मैंने यूट्यूब पे ऐसे रैंडमली सर्च किया, देखा राइट लेक्चर्स पढ़े हैं उनके, तो वो देखे फिर मैंने, बहुत अच्छे ओके, ओके। मैं उनके लेक्चर्स के लिंक डाल दूँगा ऑडियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में, अगर वो यूट्यूब पे फ्री हैं तो। थे। हाँ, यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री है यार। एमआईटी के मैंने देखा कितने सारे ओपन कोर्स के मतलब पड़े वो हुए हैं सारे वो। ही उनका हाँ यार, उसका लेक्चर देखो क्या मस्त तरीके से, मतलब पहला लेक्चर मैंने भी देखा था, उसमें पता नहीं सुपरपोजिशन बता रहे हैं, वो बस किसको दिक्कत ये समझा होती रहे है हैं। ना कि जब तक कोई हमारे सिर पे ना बैठा हो वो होती नहीं है चीज। हुँ। उसके लिए काफी सारी मोटिवेशन तो नहीं कहूंगा, कुछ तो एक पॉइंट चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है तो मुझे ये करना ही होगा, वैसे वाली चीज। क्योंकि ऐसे नहीं देखे जाते हैं लेक्चर, तो हमारा माइंडसेट ही नहीं रहा, 1 मिनट वाला माइंडसेट हो गया अब हमारा। अटेंशन स्पैन कम है। 1 मिनट हाँ, ये भी है। तो कोई ऐसे। 3-4 बुक रिकमेंड कर दो यार, जो कि बेसिक लेवल पे लोगों को मतलब समझ में भी आ जाए और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियस हो क्वांटम मैकेनिक्स को लेके।
मैं चारों ही अलग-अलग बताना चाहूँगा। 4 बुक्स बताता बताओ, हूँ और बताओ, चारों बताओ, अलग-अलग। बताओ, आराम से, कोई एक दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो इन्फिनिट बुक्स में बैठ के बता सकता हूँ, बट राइट। बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। तो अगर मुझे 4 ही बतानी है तो पहली तो वही रहेगी, इन द सर्च ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इन द सर्च ऑफ श्रोडिंगर कैट बाय जॉन ग्रिबी। ये हम्म, अगर तुम इसको थोड़े से पढ़ने में, इसमें हिस्ट्री ज़्यादा है। अगर इसको पढ़ने हम्म, में थोड़ी-सी बोरिंग लग रही है, जो मुझे तो नहीं लगी, बट कइयों को मैंने फीडबैक मिला, वो कहते हैं कि हिस्ट्री ज़्यादा ही दे रखी है इसमें। पूरा बता रखा है, ईयर्स वगैरह, इसमें इसको हम्म, ये हुआ, इसने ये किया, वो किया। अगर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं है, तो तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो क्वांटम बुक से। सिर्फ क्वांटम नाम है, बाय खलील नेम है, लिख देना मतलब जिम जिम अलील जिम खलील, खलील, पता नहीं जिम क्या ए नाम। खलील। हाँ, जिम हाँ, खलील, हाँ, जिम ए हाँ। खलील। वो उनकी बुक है क्वांटम, तो वो इसको रिप्लेस करती है, अगर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं है तो। अगर हिस्ट्री के हम्म, साथ पढ़ना चाहते हो तो इन दी सर्च ऑफ श्रोडिंगर कैट्स अच्छी मेरे को तो नहीं लगी कोई भी। तो पहली बुक तो ये रहेगी। दूसरी बुक मेरे फेवरेट राइटर हैं, अभी रिसेंटली ही मेरे को उनके बारे में पता लगा, बट सबको रिप्लेस कर दिया उन्होंने। उनका नाम है जॉर्ज गैमो। ओके। जॉर्ज गैमो है जिन्होंने क्वांटम टनलिंग के बारे में बताया था, कि हम्म, पार्टिकल जो है वो एक दीवार के आर पार जा सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं। उनकी एक बुक है 1 2 3 इन्फिनिटी, अच्छा। वो जरूर पढ़नी चाहिए। वो ओके। फिजिक्स की बुक है, वैसे नाम से मैथमेटिक्स की लग रही होगी, हम्म, लेकिन उसके बारे में रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स सब कुछ अच्छे से बता रखा है। ओके। और थर्ड बुक व्हाट इज मैथमेटिक्स, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस के बारे में जानना है विदाउट एंटरिंग इनटू दी मेन इक्वेशंस। ज्यादा इक्वेशंस में भी नहीं घुसना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंसर कैलकुलस की शुरुआत कैसे हुई, कैलकुलस की शुरुआत कैसे हुई, टोपोलॉजी क्या होती है, अगर तुम्हें पढ़ना है। बहुत नहीं, इंटरेस्टिंग बुक, उसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री है। मैथमेटिक्स। हिस्ट्री है, ये बता हिस्ट्री रखा है नहीं, कैसे नहीं, नहीं, कर। बता ओके, रहा हूँ। ओके। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा ओके। नहीं बहुत ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, लेकिन इक्वेशंस तो है। मैथ की बुक हम्म, विदाउट इक्वेशंस तो बनती ही नहीं है ना। व्हाट इज मैथमेटिक्स है, इयन स्टुअर्ट नाम है, जिन्होंने फॉरवर्ड की है शायद, मतलब कुछ करेक्शंस किए हैं शायद। नहीं, मैं डाल ऐसा। दूंगा एडिटिंग के वक्त, आप टेंशन मत लो। हाँ। और एक और बुक मुझे बतानी हो तो ब्लैक होल वॉर, वो पढ़ो। बताई बहुत अच्छी आपने बुक। अभी शायद, आपने हाँ, ये बताई भी थी मैंने किताब। पीछे में। हाँ, हाँ, और आपकी कोई ब्लैक होल किताब? वॉर भाई, और आपकी कोई मेरी अभी किताब? लिख के जाएगी, जल्दी ही लिख रहे लिख हो? के सच्ची में जाएगी। लिख रहे हो? लिख रहे हो आप? सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हो यार? हाँ, या प्लानिंग ग्रेट। कर रहे हैं अभी। मजा आएगा यार, मजा आएगा। मेरे ख्याल से अभी गैप फिलिंग वाली बुक एक चाहिए है हमें। हम्म। बहुत गैप्स क्रिएट हो रखे हैं यार। मतलब ऐसे होता है तो कि जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें ज्यादा ही डीप मैथ होता है, और जो हम्म, ये है इन द सर्च ऑफ श्रोडिंगर कैट, इसमें बिल्कुल भी मैथ नहीं है। तो कोई ऐसी बुक तो होनी चाहिए ना जिसमें मैथ हो भी, और वो लगे भी ना है, लेकिन सीख भी जाए, हम्म। है ना, ऐसा कुछ। वैसे काफी लोग मैथ्स के कारण ये थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, जब वो देखते हैं कि यार इसमें तो कैलकुलस है, अलजेब्रा है, बहुत खतरनाक लेवल की, तो पीछे हट हाँ, जाते हैं। हाँ। तो मैंने तो भाई ये सोच के आया था कि यार बेसिक बेसिक लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा और पढ़ना है। मैंने मतलब स्टार्ट ही किया ये सब समझना वगैरह। तो जो भी क्वेश्चंस थे बस वो जो पढ़ रहा था उसी से क्रिएट हुए थे। और बहुत मजा आया मेरे को इस कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट टाइम कभी और फ्यूचर में मिलेंगे तो और थोड़ा डीप में जाएंगे, अभी बहुत बहुत कुछ मुझे बढ़िया डिस्कस करना है। कुछ किताबें डिस्कस जरूर। करेंगे, बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि छोटी मोटी फील्ड है नहीं है। और आप लिटरली यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं चाहूंगा कि आप है ना करते रहो, क्योंकि और यूट्यूब पे खास करके आप ना एक्टिव ज्यादा हो जाओ। आपकी कम वीडियोस आती है, मैंने देखा आपका चैनल, पर मैं चाहूंगा कि वो थोड़ी और ज्यादा फ्रिक्वेंटली आए, ताकि मैं सोच रहा हूँ वो यूट्यूब पे वर्क करने का अब। हाँ, हम्म। वो क्या बाकी अच्छा कर रहे हो। मैंने आपकी वीडियोस देखी, 2-3 देखी, और जब क्षितिज भाई के साथ आप लाइव भी आए थे, क्षितिज भाई के चैनल पे, वो भी मैंने लाइव देखा था। तो मैंने कहा चलो अब ये लाइव हम्म। आए हैं ना, तभी इनको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि ये लाइव आए हैं तो भाई आ ही जाएंगे मेरे पॉडकास्ट पे। मेरा तो भी थोड़ा फोबिया कम हुआ। किस चीज का कैमरा शाई हो आप? नहीं, कैमरा शाही नहीं है, बट मेरे को ऐसे था ना कि समय का दिक्कत थी मेरे को, मतलब मैं मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि इतना ही ज़्यादा शेड्यूल टाइट है, बट मेरे को ये था कि स्टार्टिंग में ना मैंने ऐसा सोच रखा था कि अभी तो मैं पहले कंटेंट डालता हूँ, और अब सारी जो अपने इधर उधर के काम जो छेड़ रखे हैं बैक एंड पे, उनको हम्म, संभालता हूँ। फिर मेरे को ये रहा कि अब तो मेरे ख्याल से अभी मुझे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए बाकी, और ये ऑनलाइन प्रेजेंस थोड़ी लग रही है नीड, अगर मेरी कोई हिंदी में बोल रहा है तो कुछ तो सही बोल रहे होंगे ना, कि अगर हम्म, कोई हिंदी में क्वांटम मैकेनिक्स समझाने वाला चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आते हैं आगे, अगर समझा पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं लोग, फीडबैक सही आ रहा है,
तो आना चाहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर आगे आए, तो मुझे लगा कि थोड़ा जो डर सा था कि मतलब सही से हिंदी में मैं कन्वर्सेशन भी नहीं बोलेंगे, जो कई चीजें होती हैं जो बिना मैथमेटिक्स के समझाई नहीं जा सकती। जैसे अभी आप मुझसे पूछ लेते ना कि श्रोडिंगर इक्वेशन को बताओ, मैं नहीं बता पाता, मैं बिल्कुल वहां पे ना बोल देता, शायद एडिट करना पड़ जाता वहां पे तुम्हें, क्योंकि वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा मेरे पास ये बोर्ड है मेरे पीछे, तुम मुझे 45 से 50 मिनट देते, मैं पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन इस पे समझा सकता था, क्योंकि उसके लिए मैथ की जरूरत पड़ती। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा था कि मैं बिना इक्वेशंस के वर्क कर पाऊंगा या नहीं, बट फिर वो धीरे धीरे हुआ कि हाँ हो सकती है चीजें। ये बिल्कुल यार, आप पता है इस लेवल पे वायरल हुए थे जब आप, मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका लेना देना नहीं है पढ़ाई से, क्वांटम मैकेनिक्स तो दूर की बात है, वो लोग कह रहे थे यार तू जानता इसको, देखा है तूने इसका, वो देख। तो ना मैं जब समझ गया कि एल्गोरिथम में बिल्कुल घुस चुके हो आप, अगर उन लोगों की फील्ड में अगर आप आ गए हो जो लोग वो चीजें देखते भी नहीं होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीजें, वो कह रहे थे यार मजा तो आ रहा है पर समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, समझ, कोई दिक्कत, अगर तुझे समझ में आ गई तो मेरे वो को भी ज्यादा स्टार्टिंग में। डरावनी चीज है, वो डरावनी चीज है अगर तुझे समझ में आ रही है तो हाँ ये बोला भी जाता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ रही है तो वो भाई वो ज्यादा गड़बड़ वाली चीज है। हाँ, तो कुछ कहना चाहोगे एंड में? मैं बस यही कहना चाहूंगा यार, पढ़ते रहो। देखो सब बचपन में तो सभी सोचते हैं कि मुझे एस्ट्रोनॉमी में जाना है, बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। मैंने भी यही सोचा था, एक समय पे ऐसा लगा कि यार काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो सारा कुछ छूट गया। लेकिन फिर ऐसा एक मोड़ सा आया, वो सारी चीज़ें वापस आ गई। अब उसी की वजह से तुम लोग देख पा रहे हो मुझे, है ना? तो क्रियोसिटी को ख़त्म मत होने दो, अपनी क्रियोसिटी को जगाए रखो, पढ़ते रहो, जो बुक्स बताई हैं उन्हें पढ़ो, मज़ा आएगा बहुत है। जब मैं बिना लेक्चर्स देखे, और इतना ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं मेरा कोई खतरनाक सा बैकग्राउंड था फिजिक्स का, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ता था, पढ़ाता था। तो अगर मैं कर पा रहा हूँ तो भाई तुम तो कर ही लोगे। ये कहना चाहूंगा, क्यूरियोसिटी को खत्म मत होने दो। वो सारी चीजें कर सकते हो अभी भी जो तुमने बचपन में सोची थी, पढ़ सकते हो तुम एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर बन के तुम, या एस्ट्रोनॉट बन के बाहर तो नहीं जाओगे, जा पाओगे स्पेस में, लेकिन यहाँ बैठ के महसूस जरूर कर पाओगे स्पेस को। चलो डिनर वगैरह कर लिया आपने? नहीं अभी बस करेंगे। 9:15 हो गए, मैं भी बस अब डिनर करूं जाके। तो यार बहुत मजा आया मुझे बात करने में, ठीक है। और मैं मुझे थोड़ा भी सा मैं इस फील्ड का हूँ नहीं, मेरी तो लाइन ही अलग है बिल्कुल, म्यूजिक वाली लाइन से आता हूँ मैं। तो इसी कारण बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुए होंगे जो डम लगे होंगे आपको, बट उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ फिजिक्स क्योंकि वहीं से बहुत ही ना, इमर्ज होती है, बिल्कुल सिंपल या क्वेश्चन है। या तो अभी ना थोड़ा एडवांस में चलेंगे, लेकिन कभी फ्यूचर में करेंगे एक पॉडकास्ट, ठीक है, जरूर। जब थोड़ा और इसके बारे में इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। चलो बाय बाय बाय, ध्यान रखो अपना। बिल्कुल।